हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया लाइव। आज हम अपने इस लेक्चर में बात करेंगे डी फार्मा सेकेंड ईयर के फार्माकोथेराप्यूटिक्स के सब्जेक्ट का चैप्टर 2B, यानी कि जिसमें हम पार्ट सेकंड पढ़ेंगे आज, जिसमें हम कवर करेंगे सीओपीडी, जिसे हम क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज कहते हैं। अब ये डिजीज होती क्या है, क्या क्या इसके साइन और सिम्टम्स होते हैं, क्या इसका डायग्नोसिस होता है, कैसे इसको हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, क्या क्या ट्रीटमेंट में मेडिकेशन यूज होगा, तो ये सब आज अपने इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं। इससे पहले अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा, जिसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम और अस्थमा था, तो आप हमारे चैनल पर जाकर वो देख सकते हैं एंड देन आप ये कंटिन्यू कर सकते हैं। आप हमारे चैनल फार्मेसी इंडिया लाइव पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप तक लेटेस्ट फार्मा अपडेट्स पहुंचते रहेंगे। आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे पीछे स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है, वहां पर आप हमें डीपी इंडिया लिखकर भेज दीजिए। आप तक लेटेस्ट फार्मा अपडेट्स पहुंचते रहेंगे रिगार्डिंग योर एकेडमिक्स और फार्मा जॉब्स, तो आप तक लेटेस्ट फार्मा अपडेट्स पहुंचते रहेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर, जिसमें हमें टॉपिक कवर करना है जो है सीओपीडी, जिसे हम कहते हैं क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। तो जो ये सीओपीडी है, ये स्टैंड करती है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम सीओपीडी कहते हैं। अब ये डिजीज होती क्या है, या इस डिजीज में होता क्या है? इसमें बेसिकली इन्फ्लामेशन हो जाता है। ये एक इन्फ्लामेटरी डिजीज होती है, यानी कि सूजन हो जाती है। कहां पर? जो हमारे एयरवेज होते हैं, यानी कि वो पाथवे जहां से हमारी एयर जाती है लंग्स तक और लंग्स से वापस हमारे नेसल कैविटी में आती है, यानी कि हवा जैसे जाती है और आती है, वो वाला जो पाथवे होता है, वो जो एयरवे होता है, वहां इन्फ्लामेशन हो जाती है, वहां अंदरूनी सूजन हो जाती है, जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है और सांस छोड़ने में भी दिक्कत होती है, और हमें सीओपीडी जैसी डिजीजेस का फेस करना पड़ जाता है। बेसिकली इसमें होता क्या है, जो हमारा लंग फंक्शन होता है, लंग्स का जो फंक्शन होता है, लंग्स जो अपना कार्य करते हैं, उसमें एक ग्रेजुअली लॉस होने लगता है। ठीक से लंग्स अपना कार्य नहीं कर पाते, यानी कि वो एयर को फिल्टर नहीं कर पाते हैं, तो जिसकी वजह से सीओपीडी डिजीज हो जाती है और ये धीरे धीरे सीवियर कंडीशन में आने लगती है। नेक्स्ट, अब ये रीजन क्या है इसका, कि सर जो हमारा जो लंग फंक्शन ठीक से नहीं हो रहा है, लंग फंक्शंस में डिसऑर्डर्स आ रहे हैं, हमारा जो एयरवे था वहां पर हमें सांस लेने में दिक्कत हो रही है क्योंकि वहां इन्फ्लेमेशन हो गई, तो ये हो किस कारण से रही है? तो सबसे पहला आता है एम्फीसेमा, और दूसरा आता है हमारा क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। ये दो मेजर फैक्टर्स हैं जो कि सीओपीडी को आगे बढ़ावा देते हैं, यानी कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज को आगे बढ़ाने में, आगे इनवाइट करने में, इस डिजीज को और सीवियर कंडीशन में ले जाने के लिए दो ही मेजर रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जो कि एक है आपका एम्फीसेमा और दूसरा है ब्रोंकाइटिस। एम्फीसेमा यानी कि जब शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होने लगती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, और जो हमारी ब्रोंकाइटिस होती है, ब्रोंकाइटिस वो कंडीशन होती है जो हमारी ब्रोंकियल ट्यूब्स होती हैं, उसकी जो लाइनिंग होती है वहां इन्फ्लेमेशन होने लगता है। अब ये ब्रोंकियल ट्यूब्स क्या काम करती हैं सर? ये एयर को ले जाती हैं लंग्स में और लंग्स से वापस एयर को लाती हैं। तो जो ये ब्रोंकियल ट्यूब्स होती हैं, जब इनकी लाइनिंग में इन्फ्लेमेशन होने लगता है, उस कंडीशन को हम ब्रोंकाइटिस कहते हैं। यानी कि जो हमारा प्रॉपर एक एयरवे होता है, एयर पाथवे होता है, जब वहां दिक्कत होती है सांस लेने में और सांस छोड़ने में, किसकी वजह से? इन्फ्लेमेशन की वजह से, तब हमें ये सीओपीडी यानी कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज हो जाती है, या इसका वो एक इंडिविजुअल ह्यूमन या एक इंडिविजुअल पेशेंट फेस करता है इस कंडीशन को। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं कि जो ये दो कंडीशन है, जैसे कि एम्फीसेमा और हमारी क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, ये दोनों ही एक साथ मिलकर काम करती है इस डिजीज को और सीवियर बनाने में। यानी कि जब कोई भी पेशेंट सीओपीडी से फेस कर रहा है या उसे सीओपीडी जैसी डिजीज हो गई है, तो उस वक्त उसे इन दो चीजों का ही दिक्कत हो रही है, यानी कि एम्फीसेमा, उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, दूसरा उसकी जो ब्रोंकियल ट्यूब्स हैं, एयरवेज हैं, वहां इन्फ्लेमेशन हो चुकी है, जिसकी वजह से हवा का आदान प्रदान, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन ठीक से नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट, इसमें होता क्या है? इसमें डेली हमें खांसी बहुत ज्यादा उठती है और एक म्यूकस, यानी जिसे हम स्पुटम कहते हैं, जो हमारा बलगम होता है, मलगम या बलगम जो भी कहते हैं आप, वो बनने लगता है।
वो या तो कम बनता है, ज्यादा बनता है, वो डिपेंड करता है कि क्या कंडीशन है। लेकिन डेली खांसी उठती है, डेली कफ होता है और स्पुटम यानी कि मलगम भी बनता है। किस कंडीशन में? जब सीओपीडी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज किसी को हो जाती है। नेक्स्ट अब हम आगे चलते हैं कि इसकी एपिडेमियोलॉजी यानी कि महामारी विज्ञान क्या कहता है। ये कहता है कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज यानी कि सीओपीडी इज द थर्ड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ worldwide, causing 1.23 million deaths in 2019. Over 80% of these deaths occurred in low and middle income countries. हमने अस्थमा में एपिडेमियोलॉजी देखी थी कि जो हमारी रेस्पिरेटरी डिजीज थी उसकी वजह से पूरे 2019 में जब सर्वे किया गया था तो बहुत सारे मिलियंस ऑफ पीपल उसमें अफेक्ट हुए थे और डेथ्स उसमें देखी थी 4,61,000। तो जब वो एक रेस्पिरेटरी डिजीज हुई थी 2019 में तो उसमें थर्ड लीडिंग कॉज होता था, तीसरा मेजर कारण था जिसकी वजह से वर्ल्ड वाइड में यानी कि पूरे विश्व भर में डेथ्स हुई थी। उसमें 1.23 मिलियन जो डेथ्स हुई थी वो यही कारण था यानी कि सीओपीडी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज की वजह से। और सबसे ज्यादातर इसने अफेक्ट कहां किया था या कहां इस डिजीज से डेथ हुई थी, वो वहां हुई थी जो कंट्रीज बिल्कुल लो थी इनकम में या मिडिल इनकम कंट्रीज थी, यानी कि जिन कहां पर ज्यादा पैसा नहीं था, जो बस ठीक ठाक अपना मिडिल क्लास उसमें आती है, वहां इस डिजीज ने बहुत ज्यादा अफेक्ट किया था वहां के लोगों को। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इसकी एटियोलॉजी यानी कि क्या क्या कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से ये डिजीज यानी कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज हो जाती है। तो सबसे बड़ा कारण जो है एक रेस्पिरेटरी डिजीज होने का, जिसमें चाहे वो अस्थमा है या सीओपीडी यानी कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, उसमें सबसे बड़ा मेजर रोल प्ले करता है स्मोकिंग यानी कि जो हम बीड़ी सिगरेट का सेवन करते हैं, स्मोकिंग करते हैं इन प्रोडक्ट्स की, तो उसकी वजह से हमारे लंग्स जो हमारे फेफड़े हैं वो ठीक से काम नहीं करते हैं, उनमें जंग लगने लगता है। जब उनमें जंग लगने लगता है तो वो ठीक से एयर या जो हमारी गैसेस होती हैं उसको ठीक से फिल्टर नहीं कर पाते और जो हमारे एयरवेज होते हैं या एयर सैक्स होते हैं वो नैरो होने लगते हैं क्योंकि उनमें सूजन होने लगती है और सूजन जब होने लगती है ठीक से हवा का आदान प्रदान नहीं होता, प्रॉपर उस इंसान का रेस्पिरेशन रेट बिगड़ जाता है, रेस्पिरेशन रेट ठीक से नहीं होता, उसे सांस लेने में दिक्कत होती है, वो लंबे लंबे गहरे गहरे सांस लेता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होने लगती है और जो उसके ब्रोंकियल ट्यूब्स हैं उनमें सूजनपन आ जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिसकी वजह से वो अस्थमा का या सीओपीडी का शिकार हो जाता है, उसे रेस्पिरेटरी डिजीज हो जाती है, चाहे वो सीओपीडी है या अस्थमा है। तो सबसे बड़ा जो मेजर रोल प्ले करता है इस इन रेस्पिरेटरी डिजीज को करने में वो सिगरेट या बीड़ी जिसे आप कहते हैं स्मोकिंग ही रोल प्ले करता है। अगर हम स्मोकिंग ना करें तो 60 to 70% हमारी रेस्पिरेटरी डिजीज ऑटोमेटिक ठीक रहेगी, हमें ये नहीं होगी कंडीशन। हाँ, अगर कोई फैमिली हिस्ट्री रही है तब इस कंडीशन का सामना हमें आगे फ्यूचर में करना पड़ सकता है या हमारी अपकमिंग जनरेशंस को इन कंडीशंस का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन जो हमारा लाइफस्टाइल होता है, हमारा जो जीवन व्यापन है, उसमें अगर हम स्मोकिंग ना करें तो हम इन जैसी बीमारियों से दूर रह सकते हैं, चाहे वो अस्थमा है या सीओपीडी है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि साइन और सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, कैसे हम पता लगा सकते हैं कि किसी भी एक इंडिविजुअल इंसान को, पेशेंट को ये सीओपीडी यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज हुई है। तो सबसे पहला आता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, स्पेशली ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटीज, यानी कि जब वो इंसान फिजिकल एक्टिविटीज करता है तो उसे सांस खिंच के आता है, उसे सांस लेने में दिक्कत होती है। दूसरा विजिंग, यानी कि जब वो उसे खांसी उठती है तब उसकी छाती में एक आवाज आती है, घर घर का साउंड सा प्रोड्यूस होता है, छाती में एक सीटी सी बजती है घर घर की, वो। नेक्स्ट है हमारा चेस्ट टाइटनेस, छाती में खिंचाव सा होता है, चेस्ट टाइट होने लगती है, ये एक सिम्टम है। नेक्स्ट है अ क्रॉनिक कफ दैट मे प्रोड्यूस म्यूकस और स्पुटम दैट मे बी क्लियर, व्हाइट और येलो ग्रीनिश, यानी कि उसे एक क्रॉनिक कफ, बहुत ज्यादा खांसी हो जाती है और उस खांसी के साथ साथ उसके मलगम जमने लगता है, चाहे वो व्हाइट कलर का है या बिल्कुल क्लियर है या उसका कलर येलोइश ग्रीनिश होने लगता है।
ये उस कंडीशन में भी एक सिम्टम है। नेक्स्ट, फ्रीक्वेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, जैसे निमोनिया जैसे इन्फेक्शंस उसको होने लगते हैं, बहुत जल्दी जल्दी उसको ऐसे इन्फेक्शंस होते हैं। नेक्स्ट है हमारा लैक ऑफ एनर्जी, उसे थकान बहुत ज्यादा होती है, उसमें एनर्जी इतनी नहीं होती है कि वो कोई कार्य या कोई काम अपना ठीक से कर पाए, थकावट होती रहती है उसको हर समय। और नेक्स्ट आता है अनइंटेंडेड वेट लॉस, एक अचानक से उसका वजन घटने लगता है जब उसको ऐसी रेस्पिरेटरी डिजीजेस हो जाती है। और लास्ट आता है स्वेलिंग इन एंकल्स और फीट और लेग्स, जो हमारे पैर के गट्टे होते हैं या हमारे पंजे होते हैं, जो हमारे पैर होते हैं, वहां हमें सूजन यानी कि स्वेलिंग होने लगती है। तो ये इतने सारे सिम्टम्स हैं जिनसे आप पता लगा सकते हैं कि किसी भी इंडिविजुअल में, किसी भी एक इंसान में कोई सीओपीडी जैसी डिजीज तो नहीं है, यानी कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज तो नहीं है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं उसकी पैथोफिजियोलॉजी कि पैथोफिजियोलॉजी क्या कहती है। तो आता है सीओपीडी इज कैरेक्टराइज्ड बाय क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी चेंजेस that lead to destructive changes and the development of chronic airflow limitations। तो सीओपीडी को ऐसे कैरेक्टराइज किया गया है, ऐसे बताया गया है कि ये बेसिकली हमारे जो सांस, जो हम एक हमारा ब्रीथिंग प्रोसेस चलता है जिसमें हम इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करते हैं, तो सांस लेने में हमें दिक्कत होती है, सांस का आदान प्रदान ठीक से नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से हमारे जो एयर सैक्स होते हैं, एयरवेज होते हैं, वहां इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जो कि सीओपीडी को आगे बढ़ावा देती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो हमारा सीओपीडी यानी कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है, उसे बेसिकली रेफर किया गया एज अ न्यूट्रोफिलिक इन नेचर, बट इसमें जो मैक्रोफेजेस होते हैं या CD8+ लिम्फोसाइट्स होते हैं, वो भी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज में एक बहुत ही बड़ा मेजर रोल प्ले करते हैं। जो लिम्फोसाइट्स है अगर वो ठीक से बैलेंस नहीं होते हैं, उनमें कोई एब्नॉर्मलिटी आने लगती है, तब भी हमें सीओपीडी जैसी डिजीज का सामना करना पड़ सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो हमारे स्मोकिंग होती है वो भी बढ़ावा दे देती है इन्फ्लेमेशन को। जो स्मोकिंग प्रोडक्ट्स होते हैं हमारे, जैसे बीड़ी, सिगरेट्स एक्सेट्रा, ये भी बढ़ावा देते हैं, ये भी इन्फ्लेमेशन को न्योता दे देते हैं कि हमारे जो एयर सैक्स होते हैं, एयरवेज होते हैं, वहां इन्फ्लेमेशन हो जाती है, वहां अंदरूनी सूजन हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करें तो स्मोकर्स के जो एयरवेज होते हैं और जो एक आम इंसान के, नॉर्मल इंसान के एयरवेज होते हैं, वो स्मोकर के छोटे होते हैं एयरवेज एज कंपेयर टू नॉर्मल एडल्ट या नॉर्मल पर्सन जो भी है जिसे सीओपीडी या अस्थमा जैसी डिजीज नहीं होती। तो आप ये कह सकते हैं कि एक जो आम इंसान जो बिल्कुल फिट एंड फाइन है और एक जो स्मोकर है, उनके जो एयरवेज होंगे वो हमेशा छोटे ही होंगे, क्योंकि उनके अंदर इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो चुकी है और वो धीरे धीरे इस डिजीज का सामना उनको करना पड़ सकता है फ्यूचर में, आगे भविष्य में। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि डायग्नोसिस टेस्ट क्या हो सकते हैं, किस किस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि उसे सीओपीडी है या नहीं। सबसे पहला आता है स्पायरोमेट्री, स्पायरोमीटर की मदद से हम पता लगा सकते हैं, और दूसरा आता है चेस्ट एक्सरे। तो चेस्ट का, छाती का एक्सरे करा सकते हैं, जिसमें हम लंग्स का एक एक्सरे करा लेंगे, उसमें पता चल जाएगा कि लंग्स हमारे नॉर्मल है या नहीं। अब हम बात करते हैं कि ट्रीटमेंट क्या क्या हो सकता है, कैसे हम ट्रीट कर सकते हैं इस सीओपीडी यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज को। तो सबसे पहला आता है कि कुछ ड्रग्स रिकमेंड की गई हैं जो आप इस कंडीशन में, इस डिजीज में दे सकते हैं। सबसे पहले आते हैं ब्रोंकोडायलेटर्स। ब्रोंकोडायलेटर्स होते हैं जो हमारी सांस को ठीक से यानी कि ब्रीथिंग को इजी बना देते हैं, सांस लेने में मदद करते हैं। जब सांस की हमें दिक्कत होती है, सांस लेने में खिंचाव होता है, उस कंडीशन में ब्रोंकोडायलेटर्स यूज करते हैं। नेक्स्ट हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स यूज कर सकते हैं, और हम अदर टाइप्स ऑफ मेडिकेशन जैसे हमारी वैक्सीन्स होती है या एंटीबायोटिक्स है या बीटा-1 है, एंटीट्रिप्सिन ऑगमेंटेशन थेरेपी है, ये सब वैसोडाइलेटर्स भी हम इस कंडीशन में यूज कर सकते हैं। बेसिकली ब्रोंकोडायलेटर्स को यूज कर सकते हैं हम इस कंडीशन में, बीटा-2 रिसेप्टर एगोनिस्ट्स को यूज कर सकते हैं, हम एंटीकोलिनर्जिक एजेंट्स को यूज कर सकते हैं, हम इसमें मिथाइल ज़ैंथीन्स को यूज कर सकते हैं, और हम इसमें स्टेरॉइड्स जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं, इन ड्रग्स को यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ ड्रग्स रिकमेंडेड है जिनको आप इन मेडिकेशंस को क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज वाले पेशेंट को दे सकते हैं। तो होपफुली आपको समझ आया होगा इस लेक्चर में
कि सीओपीडी क्या होती है, यानी कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज क्या होती है, क्या क्या मेजर रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से ये हो जाती है, यानी कि एटियोलॉजी, क्या क्या कारण हो सकते हैं जिनसे हमें इस डिजीज का सामना करना पड़ सकता है, क्या क्या साइन और सिम्टम्स होते हैं, कैसे हम पता लगा सकते हैं, क्या इसका डायग्नोसिस होता है, क्या डायग्नोसिस टेस्ट होते हैं और क्या इसका हम ट्रीटमेंट यूज कर सकते हैं। तो होपफुली आपको सारे टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे। इसी तरीके की मोर अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए फार्मेसी इंडिया लाइव के साथ। थैंक यू।